गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसका क्या पहचान है और इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसका पहचान जानते हैं कि इसके क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है। हमें यह याद रखना है कि किसी भी टेंस का पहचान उसके जो वाक्य में क्रिया होते हैं उसका जो अंतिम जो लेटर होता है, अंतिम जो अक्षर होता है, उसके अनुसार हम टेंस को पहचानते हैं कि ये वाक्य इस टेंस का है। तो वही हमने ये देखा कि पहचान का जो स्ट्रक्चर है, पहचान की जो बनावट है, वो क्रिया में क्या लगा रहता है, ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि। ये सारे अगर वाक्य के क्रिया के अंत में लगे रहें तो इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है। ठीक है, हमने देखा कि ये एक वाक्य है। वाक्य का पहचान हमने क्या किया, कौन सा चीज से किया, हमने किया क्रिया। वाक्य के क्रिया को देखकर वाक्य का पहचान किया कि इस वाक्य में जो क्रिया है उसके अंत में ता लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है। इसलिए हम ये जानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसका बनाने का कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे इसको स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एसटी। इसका सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 या V5 लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड यानी OW अन्य शब्द लिखेंगे। अब रही बात कि V1 और V5 लगता किसके साथ है, तो हमने देखा कि V1 जो है I, V, U, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और V5 ही, सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो ये जो है हमने देखा कि इस वाक्य में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है उसमें वर्ब के 2 फॉर्म होते हैं। हमने यह भी जाना, हम ये भी जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें 2 फॉर्म जो जनरल सेंटेंस है इस टेंस का, उसमें 2 फॉर्म लगता है। दोनों फॉर्म का मैं बता दिया कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो उसमें V1 का प्रयोग करते हैं और V5 का प्रयोग ही सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे हमने यदि लिखा यहाँ रीड, तो रीड अपने आप में ये V1 है, लेकिन अगर इसको मैं V5 बनाऊं तो V5 बनाने के लिए इसमें S जोड़ा जाता है, तो ये V5 बनता है। तो हमने ये जाना कि V1 और V5 कहाँ लगता है और इसके अनुसार हम अब सब्जेक्ट को, सेंटेंस को, वाक्य को उसका ट्रांसलेट करेंगे इस टेंस में। हमने ये तय कर लिया है, हमने ये पहचान लिया है कि यह वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके क्रिया के अंत में ता लगा हुआ है। तो अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही है, तो जो ही लिखे वह का V1 या V5। तो हमने देखा, अभी बताया हमने कि ही के साथ V5 लगता है, तो रीड का V5 हो गया रीड्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अ बुक। ठीक है, और चूंकि अदर वर्ड नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर अदर वर्ड रहेगा, अगर दूसरा कोई शब्द रहेगा इसमें, तो मैं उसको इधर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट के बाद है वो लिखूंगा।
तो ये जो हो गया हम लोग का एक जनरल सेंटेंस हो गया, जो वाक्य में जनरल सेंटेंस होता है। अब इसी का हम लोग 6 ठो वाक्य बनाएंगे। इसी का हम लोग 6 ठो वाक्य बनाएंगे, जिसमें निगेटिव होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, जिसमें इंट्रोगेटिव के 2 होंगे। तो ये चीज़ हमने इसी वाक्य से बनाने का काम करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट इसका सेंटेंस। इसको थोड़ा सा और छोटा मैं लिख देता हूं। अब मैं इसको सेंटेंस को बनाता हूं। इसी को अगर नॉट लगा निगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा कि वह किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो जनरल सेंटेंस में हमने तो V1 और V5 का यूज देखा, लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस आए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो हम थोड़ी सी एक नियम और जानते हैं, क्या वो कि इसमें जो है डू या डज का प्रयोग होता है और उसके बाद केवल V1 लगता है, ठीक है, वर्ब का पहला रूप। जब भी डू डज का प्रयोग हो, जब भी डू या डज का प्रयोग हो तो उसमें V1 का प्रयोग होता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो। तो अब हम यदि इसको बनाते हैं तो इसको बनाते हैं तो सबसे पहले ही है, और चूंकि डू लगता है जिसमें V1 लगता था और डज लगता है जिसमें V5 लगता था, तो हमने जाना कि ही के साथ V5 लगता है, इसलिए हमने इसको डज को लगाया और उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद पढ़ना का रीड होता है और उसके बाद ए बुक हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसी को इंट्रोगेटिव में, जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, तो अब जो है ये देखना है कि जब इस तरह का वाक्य हो तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू डज को, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, जैसे डज हो गया, उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद रीड ए बुक, यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी में निगेटिव आएगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। तो जस्ट ऐसे ही लिखेंगे इसको, डू डज ही, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद रीड अ बुक, ठीक है। 2 ठो सेंटेंस और है इसमें, जैसे में है कि वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है। तो चूंकि WH वर्ड आ गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव में 2 ठो पार्ट्स होता है, एक येस नो का करता है या एक ठो WH वर्ड का करता है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेट करता है, ये जो बताता है WH और येस नो क्वेश्चन का, तो येस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और जो WH जो वर्ड होता है उसमें WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो जैसे क्यों है तो क्यों का इंग्लिश वाई हो गया, और वाई के बाद जैसे लिखा हुआ है वाई डज ही रीड अ बुक, ठीक है। इसी में अगर निगेटिव हम बनाना चाहें, ठीक है, इसी में यदि मैं निगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं, चलिए मैं यहाँ ही बना देता हूँ, उधर उसके बाद ट्रांसलेशन कर देंगे, ठीक है। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, बस वैसे ही बनाना है, वाई डज ही नॉट रीड अ बुक, ठीक है।
ये जो है हमारा सेंटेंस है। एक वाक्य का जो टेंस है वो टेंस का जो जनरल सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हमने एक एक दो तीन चार पाँच यानी इसको मिलाकर टोटल 6 ठो हम बनाए। यदि हम लोगों को इस 6 सेंटेंस को कन्वर्ट करने आ गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है ये रखने आ गया, तो और जितने भी टेंसेस हैं, बाकी सब जितने भी टेंसेस है, ठीक है, सबका फॉर्मूला यही है, सबका स्ट्रक्चर लगभग यही है। केवल हमें यह ध्यान देना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का क्या फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है सब स्ट्रक्चर वही है। जैसे हमने लिखा ही डज, तो डज किसी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे तो डज के जगह इज आर एम, डू डज के जगह इज आर एम लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगता है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन प्लेस वही रहेगा, स्थान वही रहेगा, केवल टेंस के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का रूप बदल जाएगा। बाकी यदि यह इतना वाक्य अगर याद हो जाता है, मतलब कहने का कि वाक्य याद करना नहीं है, इसको समझना है कि कौन सा शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो स्थान है वो कौन सा स्थान कहाँ किसके लायक है। अगर ये हम रखना जान जाए तो हमें किसी भी वाक्य को सही रूप से सजाने में दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और इसमें हमको जानना है कि नॉट का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, ठीक है। निगेटिव में अगर ये जानना चाहें कि नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, तो हमने ये देखा कि जो नॉट का प्रयोग इस वाक्य के अनुसार कि नॉट का प्रयोग जब भी होता है तो जनरल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, ठीक है। जनरल सेंटेंस जो है वो निगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस में वो नॉट जो है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखाता है। लेकिन जैसे ही इंटेरोगेटिव का मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव में जस्ट सब्जेक्ट के बाद लिखाता है नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि यदि नॉट का प्रयोग करना हो तो ये जनरल सेंटेंस है यानी केवल निगेटिव है या इसमें इंट्रोगेटिव है। यदि केवल निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, यदि अगर वो इंट्रोगेटिव है तो वो देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट के अनुसार हम उसका सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और इस तरह से हम वाक्य को सही सही बना सकते हैं। तो हम इस टेंस को पढ़ने के बाद हम केवल ये समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो मेन है उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का स्थान कुछ चेंज नहीं होता है। हमको जब भी चेंज करना होता है तो केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसी का स्थान का जो है, इसी का जो हम लोग का रूप याद जो है रूप हम लोग का चेंज करना होता है, बाकी सब चीज़ सेम रहता है। तो ये हमारा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और उसका बनाने का नियम, हम लोग कैसे बनाते हैं, उस टेंस के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, हम आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सीखा। और हमने ये प्रयास करने का, ये हमने देखा कि जो सेंटेंस है इसमें, इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट का स्थान कहाँ है, वर्ब का स्थान कहाँ है, ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ है, ये अगर मैं जान गया तो इसी बेस पर और जितने भी टेंसेस हैं उस टेंस को हम लोग ट्रांसलेशन सही सही कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो टेंस का बेस है। यदि ये समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे टेंसेस है उसके पहचान और स्ट्रक्चर और ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।